घटना देखते हैं, कोई घटना हम पर घट जाती है तो उसके ऊपर भी हम क्या होते हैं यहाँ पर निबंध लिख सकते हैं, उसका वर्णन के द्वारा उसका वर्णन कर सकते हैं और इसीलिए इसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। और जब ये वर्णन के लिए विषय सुनते हैं तो उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल और ओजस्वी होनी चाहिए, यानी कि और उसकी शैली भी एकदम रोचक होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले को ऐसा ना लगे कि ये कोई यानी कि अजब बात कह रहा है, बल्कि उसको ऐसा लगे, उसकी रोचकता बढ़ती जाए कि आगे क्या हो रहा है। जैसे हम कहानी में देखते हैं कि आगे की घटना क्या होती है, आगे की घटना क्या होती है, उसी तरह यहाँ पर ओजस्वी होनी चाहिए और शैली भी रोचक होनी चाहिए। और निबंध पढ़कर हमें उस वस्तु का, उस घटना का या फिर उस स्थान का पूरा चित्र हमारे सामने, आँखों के सामने आ जाना चाहिए। यानी कि निबंध ऐसा हो कि जब हम वो निबंध पढ़ रहे हो तो किसी वस्तु पर पढ़ रहे तो वस्तु का चित्र हमारे सामने आना चाहिए, या किसी स्थान के ऊपर हमने वो निबंध लिखा है तो वो निबंध का वो स्थान हमारे सामने या चित्र के रूप में आना चाहिए। या फिर कोई यहाँ पर हम अगर कोई यानी कि घटना यहाँ पर घटित हुई हो तो वो घटना हमारे सामने जैसी कि तैसी ताज़ी होनी चाहिए कि जब भी अभी हम पढ़ रहे हो और वो चित्र हमारे सामने जा रहे हो, इस प्रकार से यहाँ पर उसका रूप होना चाहिए, यानी कि आँखों के सामने पूरा वह आना चाहिए। हम किसी त्यौहार पर भी यानी कि वर्णनात्मक जो निबंध जो लिखते हैं हम त्यौहार पर लिख सकते हैं, जैसे होगा होली, दीपावली या ईद या क्रिसमस, फिर यात्रा हो गया, या फिर किसी दृश्य, स्थान या घटना, फिर या गणतंत्र दिवस यानी कि परेड, फिर ताजमहल, यानी कि इस तरह से अलौकिक खेल यानी कि ओलंपिक खेल आदि लिखे गए यानी कि इस प्रकार के निबंध के ऊपर यानी कि इस विषयों पर भी हम उनका वर्णन कर सकते हैं। जैसे हम होली यानी कि होली पर भी निबंध है, आपको यानी कि इससे पहले जो सिलेबस था उसके अंदर होली है, इस तरह का निबंध था। होली का जब वर्णन करते हैं तो हमारे सामने वो रंग हम वो खेलते हैं, वो सब यानी कि किस तरह से हम मजाक कर रहे हैं, किस तरह से रंग डाल रहे हैं, उन सब का वर्णन हमारे सामने वो चित्र आने चाहिए। दीपावली पर लिख रहे हैं तो दीपावली पर हम क्या क्या करते हैं, क्या किस तरह से दीपावली मनाते हैं, वो दीपक वो पूजा वो सब हमारे सामने आनी चाहिए। या ईद या क्रिसमस यानी कि शब्द का उच्चारण करते साथ ही यानी कि विषय का उसका विषय ऐसा हो कि वो सब हमारे या गणतंत्र की दिवस की परेड, देखो गणतंत्र दिवस की परेड जब हम यहाँ पर निबंध लिखते हैं या फिर वो पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम दिल्ली में बैठकर वो सब परेड देख रहे हैं, इस तरह का वर्णन। या फिर ताजमहल हमने नहीं देखा लेकिन जब उसका वर्णन निबंध में आता है तो हमको ऐसा लगता है कि ताजमहल का चित्र हमारे सामने आ रहा है। इस तरह के निबंध यानी कि इस तरह के निबंध जो आते हैं वो वर्णनात्मक निबंध होते हैं। और विचारात्मक निबंध, उसके बाद दूसरा है विचारात्मक निबंध। विचारात्मक निबंध विचार या चिंतन प्रधान निबंध होने के कारण इन्हें विचारात्मक यानी कि इसमें विचारों का चिंतन होता है, मनन होता है, उसकी प्रधानता होती है और इसीलिए इसे विचारात्मक निबंध कहते हैं। और इस प्रकार के निबंध लिखना बहुत कठिन माना जाता है, यानी कि विचारात्मक में यानी कि विचारों को प्रकट करना किसी विचार के ऊपर, यानी कि जैसे हम लिखा जैसे कि विचार भूदान होगा, फिर यज्ञ होगा, अहिंसा परमो धर्म, फिर अछूतोद्धार यानी कि विधवा विवाह, ऐसे जैसे सामाजिक जो विषय है यानी कि सामाजिक राष्ट्रीय एकता, विश्व बंधु यानी कि इस तरह के जो विषय होते हैं ये विचारात्मक होते हैं। या फिर राजनीति तथा ईश्वर या आत्मा यानी कि ऐसे यानी कि आत्मा पर निबंध लिखो, ईश्वर पर निबंध लिखो, यानी कि विश्व बंधु जैसे यानी कि इस तरह के जो शब्द होते हैं इसके अंदर विचारों की गहनता होती है और विचारों की प्रधानता होती है, उसके ऊपर चिंतन करने आना चाहिए। और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इन्हें विचारात्मक निबंध कहा जाता है। और तीसरे स्थान पर आता है भावात्मक निबंध, तीसरा प्रकार। और भावना जिसके अंदर जो निबंध में भावना प्रधान कहलाती है, भावना का प्रधान रूप होता है, उसे भावात्मक निबंध कहते हैं। भावनात्मक जैसे हम कहते हैं वसंतोत्सव आदि, इसमें कल्पनात्मक निबंध भी आते हैं। कल्पनात्मक निबंध के उदाहरण हैं, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मेरी अभिलाषा नदी की आत्मकथा, यानी कि क्या है कि इसमें कल्पनात्मक निबंध के भावात्मक निबंध में कल्पना मात्र भी आती है। जैसे मैंने कहा था कि यदि मैं निबंध होता, यदि मैं पुस्तक होता, यदि मैं पेन होता, यदि मैं प्रधानमंत्री होता, यदि मैं राष्ट्रपति होता, यदि मैं प्रिंसिपल होता, यदि मैं टीचर होता, इस तरह के। या फिर मेरी अभिलाषा क्या है, क्या बनने की अभिलाषा है, मैं डॉक्टर में, इस तरह से। या फिर नदी की आत्मकथा या पुस्तक की आत्मकथा, इस तरह से भी हम निबंध लिख सकते हैं और इसे भावात्मक निबंध कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि साहित्यिक तथा आलोचनात्मक निबंध। साहित्यिक और आलोचनात्मक निबंध यानी कि किसी साहित्यकार साहित्यिक विधा या साहित्यिक प्रति पर लिखा गया निबंध
जो होता है वो ये माने कि साहित्यिक निबंध कहलाता है और साहित्यिक या आलोचनात्मक निबंध कहलाता है। जैसे मुंशी प्रेमचंद, तुलसीदास, आधुनिक हिंदी कविता, छायावाद, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग आदि, यानी कि इस तरह के विषय जो होते हैं वो साहित्यिक तथा आलोचनात्मक। यानी कि तुलसीदास लिख रहे हैं तो तुलसीदास क्या थे, तुलसीदास का साहित्य कैसा था, यानी कि हम उनकी आलोचना करते हैं। एक साहित्यिक के ऊपर हम निबंध लिख रहे हैं, यानी कि आधुनिक हिंदी कविता, इसके अंदर आलोचना आती है। छायावाद यानी कि इसके अंदर भी आलोचना आती है। हिंदी साहित्य क्योंकि इसके अंदर भी आलोचना आती है। या फिर सूरदास, तुलसीदास, प्रेमचंद, इनके ऊपर जब हम निबंध लिख रहे हैं तो ये साहित्यिक निबंध, यानी कि साहित्यकार के ऊपर निबंध लिख रहे हैं। उनकी जीवनी का अंश, उनके साहित्यिक अंश उसके अंदर आता है। और फिर इसमें ललित निबंध भी आते हैं भारत साहित्यिक रचना में, और इनकी भाषा काव्यात्मक तथा रसात्मक होती है। और ऐसे निबंध शोध पत्र के रूप में अधिक लिखे जाते हैं, यानी कि जो शोध पत्र के जो निबंध होते हैं उसमें काव्यात्मकता और रसात्मकता होती है। इसीलिए इसे यहाँ पर साहित्यिक तथा आलोचनात्मक निबंध कहते हैं। अगर निबंध निष्कर्ष के संदर्भ में अगर कहें तो निबंध कैसे होना चाहिए, तो उस निबंध के अंदर कसावट होनी चाहिए, प्रभावशाली उसकी भाषा होनी चाहिए और वो विषय के अनुकूल होना चाहिए। और निबंध में विचार और भाषा दोनों की कसावट या का गुण होना चाहिए। उदाहरणों, यानी कि उदाहरणों की भाषा यहाँ पर न बदली जाए, यानी कि उसके अंदर क्या है, उदाहरणों की भाषा भी न बदली जाए, यानी कि उस विषय रूप को लेकर ही उसके अंदर भाषा होनी चाहिए। और निबंध का अर्थ ही है कि भली, यानी कि बंधा हुआ, यानी कि कसा हुआ विराम चिन्ह का समुचित प्रयोग उसके अंदर आवश्यक होता है। निबंध के ऊपर ही हम देखते हैं कि निबंध का अर्थ भली बात ऐसा होता है कि वो कसा हुआ है, बंधा हुआ है, यानी कि वो भटका हुआ न, इधर उधर की कथा उसके अंदर न हो। उसके विचार कैसे, विचार उसके अंदर बिखरे न हो। चयनित विषय पर चिंतन मनन कर ही पूरा रूप उसके अंदर होना चाहिए। और विचारों में एक श्रृंखला हो, जो क्रम, उसके अंदर एक प्रकार की क्रमबद्धता आनी चाहिए। और विचारों में संतुलन हो, अर्थात प्रमुख बातों पर अधिक महत्व एवं गौण बातों को कम महत्व देना आवश्यक है। तो ये हो गया तुम्हारा, यानी कि निबंध शुरू करने से पहले निबंध किस प्रकार का होता है, निबंध की व्याख्या क्या होती है और उसके प्रकार क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, इसका थोड़ा सा परिचय, इसकी थोड़ी सी जानकारी आपको देनी आवश्यक थी। इसलिए मैंने संक्षेप में तुम्हें निबंध के परिचय के बारे में, निबंध किस तरह से होता है उसके बारे में बताया है। और आगे हम जाकर देखते हैं कि निबंध की शुरुआत जब करते हैं तो निबंध की शुरुआत हमारी कहाँ से होती है। तो यहाँ पर प्रेम और मजदूरी, डॉक्टर द्विवेदी युग से जो निबंध लिखा गया है, द्विवेदी युग से यहाँ पर निबंध लिए गए हैं। द्विवेदी युग के जो रचनाकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर सरदार पूर्ण सिंह, उनके निबंध से शुरुआत हम करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी।